जिंदगी का एक वर्ष कुछ यूं गुजर गया, कुछ लोग बदल गए, कोई हमें बदल गया। इस खूबसूरत लाइन के साथ मैं प्रिया अपने कार्यक्रम नमस्कार एमपी में आप सभी का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं सजीव फोन इन प्रोग्राम, यानी 8 बजे से लेकर 9 बजे तक हम आपके साथ लाइव रहने वाले। तो सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है आपको फ़ोन नंबर्स बता देने चाहिए जो कि डिस्प्ले भी होंगे। 0755 भोपाल के कोड के साथ 2660049 और 180023300040। ये हमारा टोल फ्री नंबर है, यानी निःशुल्क सेवा का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको ये बता देते हैं कि चूंकि ठंड का मौसम और बढ़ गया है। ठंड का मौसम तो चल ही रहा है, लेकिन ठंड आज तो कोहरा था। जब आ रहे थे तो रास्ता दिखाई ही नहीं दे रहा था। तो जहाँ रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था वहाँ आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि सेहत के बिगड़ने का समय भी यही होता है। इसलिए आज का जो महत्वपूर्ण विषय है ना, वो इससे भी जुड़ता है। तो वहीं हम खास मुलाकात भी करेंगे। हमारे विशेष अतिथि स्टूडियो में सिर्फ आपके लिए यहाँ पर मौजूद होंगे। तो आपको बता दूं कि नए साल के संकल्पों के साथ हम इस संकल्प को लेंगे कि इस बात को गहरे दिमाग में बिठाना है कि सेहत ही सबसे बड़ी नेमत है। चलिए, अब चूंकि जो बीता दिन था 1 तारीख, आज 2 तारीख है, और बीते दिन में क्या हुआ ये आपको बता दूं। माननीय मुख्यमंत्री, मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की बात करूं, और उन्होंने जो सफल लॉन्चिंग हुई थी श्रीहरिकोटा में, तो उसके लिए जो उन्होंने बधाई दी थी वो बता दें कि नववर्ष के प्रथम दिन ये उपलब्धि हमें मिले। और इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से PSLV C58 XPO सैटेलाइट की सफल लॉन्चिंग पर इसरो के सभी वैज्ञानिकों और देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने शुभकामनाएं दी, हम सब की तरफ से भी बधाई। उन्होंने तो कहा, माननीय मुख्यमंत्री ने, कि नूतन वर्ष का श्री गणेश अत्यंत गौरवमयी क्षण के साथ हुआ है और ये सैटेलाइट अंतरिक्ष में होने वाले रेडिएशन का अध्ययन करेगा। तो इसी के साथ एक और महत्वपूर्ण चीज हुई। सबसे ज्यादा झगड़े किस चीज को लेकर होते हैं? रिश्तों में, शायद जमीन को लेकर। इसीलिए मध्य प्रदेश पहला वो राज्य बन चुका है जिसने साइबर तहसील प्रोजेक्ट जो लेकर आया और इस व्यवस्था को लागू किया गया। जी हाँ, 1 तारीख को ये भी बड़ी उपलब्धि हमें हासिल हुई। 1 जनवरी 2024 से प्रदेश में साइबर तहसील व्यवस्था पूरे जिलों में लागू कर दी गई है। प्रदेश में लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज करने की जन उपयोगी पहल की गई, जिसके साथ ही मध्य प्रदेश साइबर तहसील व्यवस्था लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। देश के नागरिकों को सुगमता के साथ सही और अपडेटेड भू अभिलेख उपलब्ध करवाने और जमीनी विवादों के प्रभावी समाधान के उद्देश्य से ये व्यवस्था शुरू की गई है। और नए साल की बात कर रहे थे, नए संकल्पों की बात कर रहे थे, और शुरुआत जो हुई है, वाकई साल तो बदल गया लेकिन हमारा साथ नहीं बदला है, ये आप याद रखिएगा। हम उसी समय पर मिलने वाले हैं। और नए साल की बधाई के साथ एक खूबसूरत फैक्ट है जो मैं आपको बताती हूँ। हम नए साल की कुछ तस्वीरें हैं जो जिस तरह से धूम मचाई लोगों ने 31 से लेके 1 तक, और मुझे लगता है पूरा वीक ही नए साल के साथ गुजारने वाले हैं लोग। तो रोम के जो देवता जो थे जेनस, उनके नाम पर दरअसल साल के पहले महीने का नामकरण हुआ था। जेनस के लैटिन भाषा में जेनरिस कहा जाता है। शुरुआती समय में सर्दी के पहले महीने को जेनस कहते थे, लेकिन बाद में उन्हें जनवरी यानी हिंदी भाषा में जनवरी कहा जाने लगा। चलिए, अब तिथि, विचार, इतिहास, क्योंकि आप वेट कर रहे होंगे ना कि आज की तिथि क्या कह रही है। नोट डाउन कीजिए। तिथि कह रही है विक्रम संवत 2080 पौष माह कृष्ण पक्ष षष्ठी 2 जनवरी। आज की तारीख बता दी मैंने, आप सभी को पता है 2024 साल लग चुका है। 23 को हमने विदा कर दिया है, आज दूसरा दिन है। और इसी के साथ आप विचार की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक विचार हमारे पूरे दिन को बनाएगा। तो चलिए, क्या कहता है आज का विचार, बताते हैं आपको। तो ध्यान से सुनिए कि जो प्राप्त है ना वही पर्याप्त है, क्योंकि जिसका मन मस्त है उसी के पास समस्त है ना। जो हासिल, मतलब जो पसंद है या तो उसे हासिल कर लो, या फिर जो हासिल है उसे पसंद कर लो। बहुत साधारण सा समीकरण है। नए साल में मुझे लगता है संकल्पों की श्रेणी में इस संकल्प को भी धारण कर लेना चाहिए। अब आज की तारीख इतिहास के पन्नों में और किस तरह से दर्ज की गई है, चलिए ये भी बताएंगे आपको। इतिहास कुछ इस तरह कह रहा है कि 1954 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न की शुरुआत की गई। कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और खेल जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में असाधारण और उल्लेखनीय राष्ट्र सेवा करने वालों को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न प्रदान किया जाता है। अब
1 जनवरी की मैं बात करूं तो उस दिन हम सभी ने नया साल मनाया, और अगर मैं आज की तारीख की बात करूं तो जो विषय हमने चयन किए हैं वो तो विषय स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ है, तो आपके करियर से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि एक महत्वपूर्ण शख्सियत हमारे साथ होंगी। तो बिना देर किए मुझे लगता है कि विषय और विशेषज्ञ मुझे बता देना चाहिए। लेकिन आज का जो दिवस है वो हम विश्व परिवार दिवस भी मना रहे हैं, और हम बना रहे हैं इंट्रोवर्ट डे, इंटरनेशनल इंट्रोवर्ट डे, यानी कि जो अंतर्मुखी लोग होते हैं, अंतर्मुखी जो लोग होते हैं वो किस तरह से एक, ये मुझे ऐसा लगता है ये जो प्रतिभा ही है अपनी बातों को मन में रख लेना, लेकिन कई बार ये घातक भी हो सकती है। किस तरह से, ये हम अपने अतिथियों से जब बात करेंगे तो इसके अलग अलग पहलुओं पर चर्चा करने वाले हैं। तो ठंड का मौसम और बीमारियों से देखभाल, खासतौर से नन्हे मुन्नों की। तो आज हमारे साथ प्रदेश के जाने माने पीडियाट्रिशियन, जी हाँ सीनियर पीडियाट्रिशियन, जो कि सुदीति और मुस्कान हॉस्पिटल में पदस्थ हैं और लगभग 25 सालों से भी ज़्यादा समय से नन्हों की देखभाल कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडियो में डॉक्टर नरेश ग्रोवर, जाने माने सीनियर पीडियाट्रिशियन। और सर आपका स्वागत करते हैं। और इसी के साथ सर की और भी बहुत खूबसूरत सी विधाएं हैं, वो मैं सरप्राइज के तौर पर रख लेती हूँ। दूसरे अतिथि का हम स्वागत करते हैं। ये जाना माना चेहरा आपने फिल्मों में छोटे पर्दे से लेकर बड़े पर्दे पर देखा होगा। भोपाल इंदौर से इनका वास्ता है। मध्य प्रदेश के कलाकार जो मुंबई में धूम मचा रहे हैं। अभी हाल ही में जो गदर 2 आई थी, आपको पाकिस्तानी जेलर याद है? वही चेहरा हमारे साथ स्टूडियो में। चलिए हम स्वागत करते हैं सर का। अर्जुन द्विवेदी हमारे साथ है, जाने माने एक्टर, और सर का हम स्वागत करते हैं। और सर बहुत सारी बातें मुझे आपसे पूछनी है कि कैसे एक मध्य प्रदेश का कलाकार जिसका कोई बैकग्राउंड एक्टिंग से नहीं रहा था, इनफैक्ट आप तो डेंटिस्ट हैं, डेंटिस्ट इंडस्ट्री से आप संबंध रखते हैं, और अचानक से जो बचपन का पैशन था आपका स्कूल टाइम का, वो प्रोफेशन कैसे बन गया? और इसी के साथ मैं मध्य प्रदेश के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमन करता हूँ। इतनी खूबसूरत आवाज़ है, और वो आवाज़ मुझे याद आ गई क्योंकि आप रेडियो में अनाउंसर भी रहे हैं इंदौर में। तो मुझे वो बात याद आ गई अमिताभ बच्चन साहब का जब रिजेक्शन हुआ था कि ये आवाज़, गूंजने वाली आवाज़ अच्छी नहीं होती, और फिर आज तो वो विश्व में गूंजती है। आपके साथ कुछ ऐसा हुआ क्या? नहीं, हमारा तो बहुत जल्दी सिलेक्शन हो गया था। मतलब आप लकी वन थे। जी जी, क्योंकि इतनी खूबसूरत आवाज़ और खूबसूरत अंदाज। और इसके अलावा मुझे अच्छी तरह याद है वैक्सीन करके एक फिल्म आई थी, यस, विवेक अग्निहोत्री साहब की। वो इतनी छाई कि माननीय प्रधानमंत्री साहब तक ने तारीफ की थी उस फिल्म की। ये फिल्म हमारे भारत के साइंटिस्ट जिन्होंने कोविड में जो संघर्ष किया और वैक्सीन बनाई, ये फिल्म उसके ऊपर बेस्ड थी। और इसमें बहुत अच्छी तरह से दर्शाया गया था किस तरह से क्या स्ट्रगल था, क्या संघर्ष था हमारे देश के साइंटिस्ट का, जो कहानी लोग नहीं जानते थे, जो आम लोग नहीं जानते थे। लॉकडाउन था, सब लोग अपने अपने घरों में थे, लेकिन एक ये हमारे जो देश के साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, ये किस तरह से वैक्सीन बनाने में लगे रहे। तो ये वो कहानी है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने भी इस फिल्म की तारीफ की और कहा कि दर्शकों को भी कहा कि ये फिल्म देखनी चाहिए, हमारे देश के लिए है ये फिल्म। बिल्कुल सही। और आप डॉक्टर की बात कर रहे थे, कोरोना वॉरियर्स, हम चिकित्सकों को भी मानते हैं उस श्रेणी में। हमारे साथ चिकित्सक मौजूद है सर। बच्चों की देखभाल की जब बात होती है और मौसम जब बिगड़ता है ना, तो या तो सबसे छोटा सदस्य घर का बीमार पड़ता है या सबसे बड़ा सदस्य यानी बुजुर्ग। तो बच्चों की देखभाल को लेकर हम बात कर रहे हैं। इस वक्त निमोनिया ने कुछ ज़्यादा घेरा हुआ है छोटे बच्चों को, तो कैसे देखभाल रखें? और अब तो आज तो ठंड को ज़रूरत से ज़्यादा ही थी। सबको पहले तो मैं नमस्कार करता हूँ। आज के मतलब नववर्ष की सबको शुभकामनाएं देता हूँ। मैं सीनियर पीडियाट्रिशियन हूँ और मैं 25 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अभी जो निमोनिया के लक्षण हैं वो मौसम भी अचानक के बदलाव के कारण भी हो रहा है, और दूसरा क्या है, कई चीज़ें मतलब पॉल्यूशन भी बहुत बढ़ गया है। आसपास जहाँ भी जाएं तो मतलब आपको धूल मिट्टी तो मिलेगी, और जो खाने की व्यवस्था है, खाने पीने की, खुला खाना जो खाते हैं बच्चे, और आजकल फास्ट फूड का चलन, वो भी सहायक है। मतलब उससे बहुत जल्दी निमोनिया होता है, और कुछ इम्यूनिटी जो होती है, सहन शक्ति जो है पहले के मुकाबले बच्चों की भी कम हो गई है कई कारणों से, क्योंकि जो स्वास्थ्य चीज़ें मतलब स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देना, और फास्ट फूड का ज़्यादा चलन, और काफ़ी चीज़ें जो मतलब नियमित रूप से करनी चाहिए, सफाई पे ध्यान देना, भीड़ क्राउड से बचना, वो सब नियमित रूप से फॉलो नहीं किया जाता, तो इसलिए काफ़ी ये चीज़ बढ़ गई है। और
इनिशियल मतलब शुरुआत में ही अगर इस पे ध्यान दिया जाए निमोनिया के लक्षणों पर तो काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। तो अगर बच्चों में और न्यूबॉर्न्स में भी अब निमोनिया बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस वो काफ़ी बढ़ गया है, क्योंकि अब जो मैंने बताया ना पहले जो स्वास्थ्य पे ध्यान दिया जाता था वो अब मतलब इतना नहीं दे सकते। कारण कई होते हैं और स्ट्रेस भी है, मतलब सब पेरेंट्स पे स्ट्रेस है, माता पिता पे स्ट्रेस है, काम करने का स्ट्रेस है, सब चीज़ मिला के देखा जाए तो और दवाइयाँ नियमित रूप से नहीं ले पाते किसी कारण स्ट्रेस से। मैं रोक देती हूँ बीच में आपको, वो टोकना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि दर्शकों को मैंने बताया कि एक सरप्राइज पैकेज है जो मैंने अभी बचा के रखा है। सर सिंगर भी हैं, आप स्ट्रेस की बात कर रहे थे, ये शौकिया आप गायक हैं या फिर विधिवत इसका भी प्रशिक्षण लिया है? क्योंकि जैसे ये पैशन और प्रोफेशन दोनों को जीते हैं। नहीं, ऊपर वाले की दया से मतलब मैंने शुरुआत में कोशिश की थी, लेकिन शादी के बाद थोड़ा सा और रुझान इस तरफ बढ़ गया है, अब कारण जो भी हो। तो मुझे लगता है अर्जुन साहब, क्या हम इनसे रिक्वेस्ट कर लें खूबसूरत सा गाना हो जाए शुरुआत में? ये तो होना चाहिए, ये जरूरी है ना? मैं एक मुकेश जी का एक प्यारा सा नगमा पेश कर रहा हूँ। बिल्कुल, स्वागत। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए मेरे ख्यालों के आंगन में, कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। बहुत ही खूबसूरत। थैंक यू। बिल्कुल 31 की शाम ढल चुकी है, नया सवेरा, नया संकल्प, नया साल, नई उम्मीदें। नई उम्मीदों से याद आया, क्या उम्मीद है, अब क्या झंडे गाड़ने वाले हैं? दांत तो आप तोड़ चुके हैं, दांतों की देखभाल भी करते हैं आप, कैसे? मतलब मुझे लगता है पहला सवाल मैं ये कर लेती हूँ आपसे कि डेंटिस्ट से एक्टर, जब आपको पता था बचपन से कि मुझे एक्टिंग का शौक है, तो फिर प्रोफेशन डेंटिस्ट क्यों चुना, क्यों बने आप? नहीं, ये किसी भी जीवन में, किसी भी क्षेत्र में शिक्षा तो हमें कंप्लीट करनी होती है। चूंकि मेरे पिताजी भी और मेरा माहौल बचपन से मेडिकल फील्ड का था। पापा हमारे डीन मेडिकल कॉलेज रहे, डायरेक्टर रहे मेडिकल एजुकेशन। आज भी पापा एक सीनियर प्रोफेसर हैं मेडिकल कॉलेज में। तो माहौल एक मेडिकल का था। तो किसी भी फील्ड में अगर जाना है, लेकिन शिक्षा तो हमें मजबूत करनी होगी, ये मैं हमेशा से मानता रहा हूँ। तो एक बैकग्राउंड जो है आपका, जो एजुकेशन है, उसको प्रॉपरली स्ट्रांगली कंप्लीट करके फिर आपका जो भी पैशन है वो करना चाहिए। तो मेरा अभिनय में क्षेत्र में शौक था, लेकिन इसे कंप्लीट करके फिर मैं आगे के लिए कि एक आपके पास एक बैकअप प्लान हमेशा रहना चाहिए। तो इसलिए मैंने उस चीज़ को किया और उसको करता भी रहा, और आज भी मुंबई में साथ साथ में उसको मैं करता रहता हूं। हमारे ना दर्शकों की एक डिमांड होगी, मैं उनकी बात समझने लगी, उनके मन की बात मैं भी समझती हूँ, और वो चाह रहे होंगे कि इतनी अच्छी आवाज़ है, मंझे हुए कलाकार हैं, तो एक ऐसा खूबसूरत सा डायलॉग बता दीजिए ना, चाहे वो सनी देओल के सामने गदर 2 में अगर आप खड़े होंगे तब का, या फिर आपको वैक्सीन के समय का, उस मूवी के दौरान का अगर कोई डायलॉग याद आ रहा हो। अभी गदर 2 का एक फेमस जो डायलॉग है वो हम बोल सकते हैं कि हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद। क्या बात है। अब सोचिए जब ये, अच्छा माहौल कैसा होता है, क्योंकि एक हिंदुस्तानी पाकिस्तानी का किरदार जब निभा रहा होता है, और मुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा खुशी हुई होगी आपको, क्योंकि आप देशभक्ति वाली फिल्म में, मतलब उसके लिए भी आप जाने गए, एक ऐसा चेहरा जो एक स्थापित हो गया था, फिर आपको एक दूसरी सीमा के पार वाला किरदार दिया गया जो थोड़ा कम पसंद किया जाता है। मन से किया था। हाँ, अब देखिए एक एक्टर को अपने कैरेक्टर में, जैसा आप जानती हैं कि उसको अपने कैरेक्टर में घुसना ही होता है उस परफॉर्मेंस को निकालने के लिए। तो इस फिल्म में पाकिस्तान जो है वो पूरा नेगेटिव साइड था, क्योंकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का एक तरह से संघर्ष उसमें दिखाया था। तो अब ये एक तरह से पाकिस्तान का जो भी कैरेक्टर है, कुछ कैरेक्टर्स
ठीक है पॉजिटिव भी थे वहाँ पे गदर 2 में, लेकिन एक ऑफिसर, पाकिस्तानी ऑफिसर जो है वो उसका सीधा संघर्ष सनी देओल और हिंदुस्तान से था। तो अपने आप को ऐसा क्रूर बनाना और हिंदुस्तान के खिलाफ वो सोच रखना, वो सब हमें एज एन एक्टर करना पड़ा। और उस वक्त अपने आप को उस तरह से उस किरदार में ढालने के लिए हमने पूरी कोशिश की और अपने आप को थोड़ा सा वो अंदर से सोच कि अगर पाकिस्तान का एक ऑफिसर होगा तो किस तरह से वो, अगर सनी देओल या तारा सिंह पाकिस्तान में घुस आए हैं तो वो अपने देश के लिए ही लड़ेगा। तो उस वक्त पाकिस्तान में अगर कोई ऐसा ऑफिसर होगा तो जंग ही बंद हो जाएगी। अच्छा सुनिए, जब डायलॉग्स की बात आती है तो हमने एक डायलॉग तो सुन ही लिया और ये सनी देओल के मुंह से भी सुना था और आज आपके मुंह से भी सुन लिया। कोई और ऐसा, मेरे पास बहुत सारे, हमारे पास मेल आते जा रहे हैं तो हम लाइव चल रहे हैं तो बहुत सारे लोग जो फ़ोन नहीं कर पाते वो मेल या व्हाट्सएप के थ्रू हमें मैसेज कर देते हैं। तो अभी एक मैसेज हमारे पास मिला, हमारी टीम से मुझे कमांड आई कि खूबसूरत सा कोई भी ऐसा डायलॉग और जो इतर हो, थोड़ा जिंदाबाद कीवर्ड से अलग। अभी वैक्सीन वॉर एक फिल्म आई थी जो हमारी, तो उसमें मैं एक साइंटिस्ट हूँ, लेकिन सभी के अपने पर्सनल लाइफ में जो चल रहा था, प्रॉब्लम चल रही थी, तो हमारी भी पर्सनल लाइफ में तकलीफ थी। हमारी वाइफ साइंटिस्ट थी, तो इस तरह से थोड़ा सा एक आपस में किस तरह से कोविड का जो टाइम था बहुत ही डिफिकल्ट टाइम था पूरे देश के लिए, तो उसमें फिल्म में ये भी दिखाया है कि किस तरह से साइंटिस्ट और डॉक्टर्स के भी लाइफ में क्या चल रहा था। तो हमारे और वाइफ के बीच में सीन था, तो मैं बोलता हूँ कि प्रज्ञा क्या कर रही हो किचन में, मैं ये काम कर दूंगा। अरे तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हो, मैं बर्तन धो दूंगा ना। तुम प्रज्ञा पिछले 6 महीने से तुमने आज तक लिपस्टिक तक नहीं लगाई, और वो जो एनिवर्सरी में मैं गिफ्ट लेकर आया था वो आज तक नहीं खोली है तुमने। क्या बात है प्रज्ञा, मैं क्या कर सकता हूं? एंड शी सेज कि वैक्सीन बनाने में तुम हमारी मदद करोगी, एंड आई से कि यस, मैं जरूर मदद करूंगा। क्या बात तो है। पर्सनल सा सीन था फैमिली से। और मैं ना, जैसे आप बता रहे थे ना, तो वो इमेज पिक्चर चलने लग जाए अगर, तो मुझे लगता है कि वो बहुत प्रभावित एक्टिंग है। भले ही आप स्क्रीन पर हो या फिर आप इस तरह से किसी मंच पर बैठकर बात कर रहे हो, है ना सर? वैक्सीन से याद आ गया, इलाज की भी हम बात करते चले जा रहे हैं सर। कोरोना की वैक्सीन के बाद बहुत सारे लोगों की ये शिकायत है कि ना अलग तरह से ना असर होने लग गया है, जैसे अब बीमारियां जल्दी होने लगी, इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ा सा कमज़ोर होने लग गया। क्या वाकई ऐसा है? बतौर चिकित्सक आपको क्या लगता है? नहीं, वैक्सीन का कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं है जिसको अपन उससे मान लें, लेकिन ये ज़रूर है कि कोरोना जब हुआ था, कोविड जब जो भी इफ़ेक्ट हुआ था उसकी आबो हवा से मतलब इम्यूनिटी सहन शक्ति काफ़ी कम हो गई है, और उसका असर दिल पे और मतलब निमोनिया, मतलब ये सब जो कॉमन चीज़ें हैं, इन चीज़ों पे बहुत फ़र्क पड़ा है। आबो हवा भी बहुत चेंज हुई है। ये एक तरह का फ्लू रहता है या वायरल फीवर कहने, जो पहले भी रहा करता था, लेकिन अब इस चीज़ पे ज़्यादा स्ट्रेस ध्यान दिया जाता है। और दूसरा क्या है, एनवायरनमेंट भी अब देख ही रहे हैं आप लोग कि इतना पॉल्यूशन, इतना मतलब आसपास कितना पॉल्यूशन बढ़ गया है, सब चीज़ें मैटर करती हैं। अब सिर्फ इसी को नहीं बोला जाए कि सिर्फ कोविड की वजह से, लेकिन अपना ध्यान रखे तो काफ़ी हद तक बचा जा सकता है कि नियमित रूप से अच्छा स्वास्थ्य की तरफ मतलब ध्यान दें, अपने स्वास्थ्य की तरफ, खाना अच्छा खाएं, फास्ट फूड से बचें, तो काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब सिर्फ उस पर डिपेंडेंट करें। मतलब इतनी कैजुअलिटीज़ है जो भी कह लें, ये तो पहले भी होती थी, लेकिन अब इस पे क्या है, हम लोग अब ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं कोविड के बाद से, ये तो है। लेकिन अपने स्वास्थ्य पे ध्यान रखें तो बहुत हद तक बचा जा सकता है। मुझे ऐसा लगता है अच्छी आदतें छोड़नी नहीं चाहिए। अगर अभी भी, क्योंकि अभी कोरोना के केसेस फिर से बढ़ने लग गए हैं देश में, ऐसी खबरें आ रही हैं, तो उन खबरों के बीच में अगर आप मेले या इस तरह के कुछ ऐसे समारोह में जाते हैं जहां बहुत ज़्यादा भीड़ हो, तो मास्क लगाने में क्या समस्या है? चलिए, हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार, कुछ अतिथि हमारे साथ जुड़ते चले जाएंगे सर, तो हम उनसे भी चर्चा करेंगे। रंजन साहब हमारे साथ जुड़ चुके, बहुत बहुत स्वागत है सर। जी, थैंक यू। नव वर्ष की शुभकामनाएं।
आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, वरिष्ठ पत्रकार की नज़र से मैं ये जानना चाहती हूँ, बीते साल में प्रदेश के विकास से लेकर अगर इस साल की उम्मीदें जो हैं प्रदेशवासियों को, नई सरकार नई उम्मीदें, मैं बार बार ये बात कहती हूँ, तो आपको क्या लगता है अब किस दिशा में, चूंकि भारत विकसित भारत संकल्प यात्रा तो शुरू हो ही चुकी है, तो ये सफर तो शुरू हो ही गया था, किस तरह से हम आगे बढ़ने वाले हैं प्रदेश के विकास के साथ? क्या है कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि कभी भी आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं कभी कम नहीं हो सकती। सरकार कितना भी काम कर ले, लोगों को कहीं ना कहीं कमी नजर उसमें आती चलेगी। लेकिन ये है कि बहुत कुछ हो चुका है, लेकिन जितना हो चुका है उससे भी अधिक करना है सरकारों को। आप मुझे मध्य प्रदेश की सरकार की बात लो या केंद्र सरकार की बात लो, तो दोनों जगह स्थितियां यही है कि अभी बहुत कुछ करना है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि सरकारों को जो काम करना है, विकास के काम के साथ में मानसिक विकास की ओर यदि बढ़ेगी नहीं सरकारें और लोगों को किसी भी तरह से हर चीज में यदि जागरूक करने की चेष्टा नहीं करेंगी, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा विकास की बन पाएगी। बिल्कुल सही सर। लेकिन लोग समझ, हाँ नहीं, एक चीज बताऊं मैं कि अभी मैं साउथ की ओर घूमने आया, तो मुझे लगा कि हिंदुस्तान के कुछ हिस्सों को जो मैं देख रहा हूँ घूम करके, तो मुझे ऐसा लगा कि वाकई में हिंदुस्तान में अवेयरनेस की कमी है, लोगों की जागरूकता की कमी है। चाहे वो पर्यावरण को लेकर के हो, सड़क ट्रैफिक को लेकर के हो, लोगों के चिकित्सा को लेकर के हो, ये तमाम चीजों की दिक्कतें मुझे दिखाई दी। अब ये देखिए कि मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है, नई सरकार बन गई, सब हो गया। अब हेलमेट बार बार कहा जाता है कि हेलमेट लगाइए, जीवन को अपने सुरक्षित रखिए, लेकिन लोग कभी हेलमेट नहीं लगाते। लेकिन यहाँ आकर के मैंने दक्षिण भारत में देखा कि लोग आगे भी बैठ करके हेलमेट लगाकर भी चला रहा है, पीछे बैठने वाला भी, और यदि बीच में भी कोई बच्चा वगैरह 30 बैठाल के रखा है तो उसको भी हेलमेट लगा के लोग चल रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज अच्छी मैं देख रहा हूँ कि जो साफ सुथरी अभियान है, सब चीजों को लेकर के देखते हैं लोगों में बड़ी जागरूकता। लेकिन मैंने यहाँ देखा तो ठीक है, यहाँ भी पाउच का इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ भी आ रहे हैं, यहाँ भी सिगरेट कर रहे हैं, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं उसका तुरंत तो बाहर। बिल्कुल सर। लब्बो लुआब ये है कि नियम अगर और दुरुस्त कर दिए जाए मध्य प्रदेश में, तो शायद थोड़ी सी व्यवस्थाएं सुचारू हो सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमने आप साउथ में गए, हमने परेशान कर दिया, आपकी यात्रा मंगलमय हो। बहुत बहुत शुक्रिया। तो लेकिन अभी याद आ गया मुझे इस बात से, पेट्रोल नहीं मिल रहा था क्योंकि विरोध चल रहा है, केंद्र से जो आदेश पारित हुआ, याद रखिए ना, विरोध जो होते हैं ना वो अवरोध पैदा करते हैं, तो थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे जितने भी जो आम लोग होते हैं ना, समस्या उनके लिए ज़्यादा बढ़ती हैं। क्या कहेंगे सर आप, इस तरह की किसी जन उपयोगी किसी प्रोजेक्ट पर काम करने की प्लानिंग? हाँ देखिए, हम तो एक्टर्स हैं, तो प्रोजेक्ट्स हमारे पास आते हैं, तो हम उन प्रोजेक्ट्स को हमें करना है नहीं करना वो फिर हम डिसाइड करते हैं। लेकिन डेफिनेटली इस तरह का कोई समाज के हिसाब से कोई जागरूक करने वाला लोगों को इस तरह का भी कोई प्रोजेक्ट आता है तो उसमें काम करने में तो बिल्कुल हमें गर्व होगा। देश के लिए और इस तरह के आंदोलन जो बहुत सारे हुए हैं, इस पर भी कई प्रोजेक्ट्स बीच बीच में आते रहते हैं, कोई ना कोई फिल्में बनती रहती हैं। मिशन कश्मीर कितना बेहतरीन उदाहरण था। बिल्कुल बिल्कुल, कश्मीर फाइल भी थी, और कई इस तरह से सामाजिक फिल्में हमारे देश की स्थितियों को देखते हुए काफ़ी फिल्में ऐसी बनी हैं। तो इस तरह की कोई फिल्म आएगी तो उस पर भी हम ज़रूर काम करेंगे। अभी तो हालांकि हमारी एक सीरीज़ आ रही है इंडियन पुलिस फोर्स, तो ये रोहित शेट्टी सर की सीरीज़ है, जिसमें मेरी भी एंट्री होती है एक ख़ास मौके पर इस सीरीज़ में। तो ये भी जनवरी में ही ये रिलीज होने वाली। वाह, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। जनवरी शुरू हो चुका है, यानी हम कभी भी आप पर्दे पर इनको एक नई भूमिका के साथ फिर से देखने वाले हैं। गंभीरता से थोड़ा सा एक लाइट सवाल पर आ जाती हूँ, एक हल्का सवाल है। जब आप सेट पर होते हैं या लोगों के बीच में होते हैं और जिनको पता होता है कि आप दंत रोग विशेषज्ञ हैं यानी डेंटिस्ट हैं, तो लोग वैसे ज्यादातर लोगों को पता नहीं चलने देता हूँ। नहीं चलने देते हैं, नहीं तो बोलते होंगे कि भाई थोड़ा सा दांत देख लो, दाढ़ में दर्द सा हो रहा है। हाँ नहीं, जिनको पता है तो कुछ ना कुछ, मैं कई बार यूनिट के लोगों का भी मैंने ट्रीटमेंट किया है। हमारे
फिल्म से, या टेलीविज़न भी मैं करता था दिलीप साहब के यहाँ, तो भी मैंने यूनिट के कुछ लोगों का ट्रीटमेंट उस वक्त किया था। तो वो करता रहता हूँ, लेकिन हाँ मैं कोशिश मतलब जहाँ ज़रूरी होता है वहीं मैं इस चीज़ को बताता हूँ, और जहाँ लगता है कि बता देना चाहिए तो वहाँ बता देता हूँ। दिलीप साहब का आपने जिक्र किया तो क्यों ना दर्शकों को ये बता दें कि आपका खूबसूरत अनुभव मुंबई पहुंच के, उस शायद पहला प्रोजेक्ट था वो, हाँ जी, ऐसा कुछ कह सकते हैं, और उन्हीं के बंगले में आप शूट कर रहे थे, और कई बार वो मुंबई स्क्रीन में के पहला प्रोजेक्ट था, मुंबई में पहला प्रोजेक्ट, राइट। तो उन्होंने तारीफ की थी, कमाल का डायलॉग बोलते हो, उसी आवाज में बोल के बताइए ना। हाँ अब उनका तो मतलब अंदाज अलग है, उनका अंदाज अलग ही है, उसको नहीं कर सकते। लेकिन हाँ वो मैंने इसका जिक्र पहले भी किया था कि मैं कर रहा था उनका सीरियल, और वो मेरा एक सीन देख रहे थे मॉनिटर के पास बैठकर। मुझे ये चीज़ मालूम नहीं थी, तो मैंने अपना डायलॉग बोला और वो बैठ के बड़े ही बारीकी से देख रहे थे। और डायलॉग बोलकर जब मैं हमारा सीन खत्म हुआ, कट हुआ, तो फिर मैं निकला, तो तभी मैं देखता हूँ कि दिलीप साहब सामने से आ रहे हैं और बोलते हैं कि भाई कमाल का डायलॉग बोला आपने, कमाल की एक्टिंग की आपने। तो वाह, तो भाई तो बड़ा अच्छा लगा। ये सबसे बड़ा अवार्ड था मेरे लिए कि दिलीप साहब आपके एक कलाकार को अपने सीनियर कलाकार से अगर इस तरह से मोटिवेशन मिले। नहीं, सीनियर नहीं, एक तरह से यहाँ तो बोलेंगे कि अभिनय सम्राट दिलीप साहब एक इंस्टीट्यूशन अभिनय के, एक्टिंग के। तो वो बहुत बड़ा मेरे लिए वो था कि अरे ऐसा कैसे, मतलब दिलीप साहब हमारी तारीफ कर रहे हैं। तो फिर काफी एक उत्साह बढ़ा हमारा इस चीज को लेके कि पहले ही प्रोजेक्ट में दिलीप कुमार आके कहते हैं कि अच्छा अभिनय था। तो ये एक कलाकार का एक एनकरेजमेंट होता है, उसका उत्साह बढ़ता है। तो यही मेरे साथ भी ऐसा रहा। तो फिर मुझे किसी अवार्ड की कोई मुझे कोई उसकी तमन्ना नहीं रही कि अब दिलीप साहब ने ये बोल दिया है, बस ये आशीर्वाद मिल गए। बिल्कुल सही बात है। वो हमेशा एक्चुअली जब अवार्ड एंड अचीवमेंट की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि अवार्ड वाला सवाल पूछने की बजाय अचीवमेंट वाला सवाल ज्यादा गहराई से पूछना चाहिए। ये अचीवमेंट था आपका। ये बिल्कुल। डॉक्टर साहब, मानसिक, हम इंट्रोवर्ट डे भी आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, फैमिली डे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। परिवार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, खासतौर से तनाव से बाहर निकालने के लिए। तब जब बच्चा तनाव में अगर, तो बड़ों की भूमिका और इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि उसको एक अच्छा माहौल दें। आप तनाव से फ्री रहने के लिए ही गाना गाते हैं, क्योंकि घर में आपका माहौल बिल्कुल वैसे ही बना हुआ है। किरण मैम भी कुछ इसी विधा से जुड़ी हुई हैं, मानसिक तनाव को दूर करने का काम करती हैं। जी हाँ, जी हाँ। मेरा फैमिली सपोर्ट बहुत अच्छा रहा है। मेरी वाइफ भी खुद एक डॉक्टर है, सीनियर मेडिकल ऑफिसर है जवाहरलाल नेहरू कैंसर हॉस्पिटल में। तो उनका जो माहौल रहता है वहाँ पे कैंसर पेशेंट के साथ, लेकिन उसको स्ट्रेस रिलीव कैसे करना है, तो वो एक संस्था है आर्ट ऑफ लिविंग रविशंकर जी का, उसमें जुड़ी हुई है। तो उसमें क्या सिखाते हैं कि स्ट्रेस से कैसे फ्री रहा जाता है। और उनका अपना खुद का नेचर भी ऐसा है कि सबको खुश माहौल में रखना, तो उससे भी काफ़ी मदद मिलती है। बच्चे मेरे एक मेडिकल में है डॉक्टर जतिन, और एक बेटा इंजीनियरिंग में हार्दिक। पर इन लोगों का सपोर्ट भी बहुत मतलब अच्छा रहा है शुरू से ही, ताकि मतलब मुझे कभी कोई परेशानी नहीं हुई। सारे हमेशा ये लोग हमेशा मतलब मेरे साथ में ही रहते हैं, कंधे से कंधा मिला के रहते हैं। कभी कोई मतलब मेरे पे दुख या शिकन नहीं आने देते। कोई भी स्ट्रेस होता है तो इनके साथ मिलता हूँ तो बिल्कुल रिलीफ हो जाता है। संगीत को इसलिए तो नहीं अपनाया था कि म्यूजिक थेरेपी एक बहुत अच्छा, संगीत तो बहुत ही अच्छी मतलब एक स्ट्रेस रिलीविंग थेरेपी एक तरह से समझ। अब कई जगह कुछ देशों में तो ये स्ट्रेस रिलीविंग मतलब इसको एज अ ट्रीटमेंट दिया जाता है कि मतलब म्यूजिक लगा के रखते हैं तो अपने आप ही थिरकने लगते हैं, मतलब होंठ थिरकने लगते हैं क्या खुद भी, मतलब एक अलग ही माहौल बन जाता है स्ट्रेस रिलीविंग। और हम लोग क्या रहता है कि जब भी मौका मिलता है या कार में या जब भी कोई दोस्त बैठते हैं तो म्यूज़िक के साथ में ही बैठते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। हमारी कोई मीटिंग्स होती हैं तो उसमें भी हम मतलब अभी जो 31 सेलिब्रेट किया होगा आपने या कल फर्स्ट सेलिब्रेट किया होगा तो कोई गाना तो गाया ही होगा। जी हाँ बिल्कुल। तो वही गाना हम सुना देते हैं हमारे दर्शकों को। जी जी। अभी इसमें मैं एक पहले कोविड के टाइम में बहुत प्रचलित था ये गाना, तो मैं ये किशोर जी का है, अभी तो मैं उसको सुना रहा हूँ। जी बिल्कुल। कहाँ तक ये मन को अंधेरे छलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे, सच। कभी सुख कभी दुख
यही जिंदगी है, ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है, ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है, नए फूल कल फिर डगर में खिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। थैंक यू। क्या बात है, बहुत ही कभी तो ये ढलेंगे। आजकल के माहौल के हिसाब से बहुत मतलब ये रहता है कि किसी को मन में उदासी नहीं रखना चाहिए, जितना हो सके अच्छे माहौल में उस जगह पे से हट जाना चाहिए जहाँ पे उदासी वाला माहौल है। अपने आप को जितना जीवन अपने आप से आसान बना सके। अपने आप को खुश रखे। बिल्कुल, अपने आप से। जिंदगी में ये हुनर भी आजमाना चाहिए, जब जंग अपनों से हो तो जी हार जाना चाहिए। आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ी हुई है जी, मैम, जी। मतलब जीने की कला तो परिवार के हर सदस्य में होगी फिर तो। जी जी बिल्कुल, सभी ने ये कोर्स किया हुआ है और हर सैटरडे वो अपना एफर्ट्स, मतलब चाहे कोई भी ड्यूटी हो, चाहे 9 बजे जाना हो चाहे कैसे भी हो, अपने घर पे उसका फॉलो अप अरेंज करती हैं ताकि कब सब लोग जुड़ें और सब लोग का मतलब जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोग जुड़ें और स्ट्रेस फ्री रहें। बिल्कुल, नजरिए वाली बात है एक्चुअली जिंदगी को जीने के लिए। जी, जी। नजरिए से याद आ गया, नजर की एक डॉक्टर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और डॉक्टर विनीता रामनानी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है, बहुत सारी शुभकामनाएं नव वर्ष की। नमस्कार, आपको भी नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू मैम। मैम कोहरे में जो थोड़ा सा मैं आंखों की देखभाल के लिए अगर आपसे बात करूं कि अब ठंड बढ़ रही है तो आंखों से पानी आना, खास तौर से लेफ्ट आई की एक समस्या मेरे पास आई थी सवाल के रूप में। वो सवाल मैं आपसे सीधे रख लेती हूँ कि उनकी बाईं आंख से लगातार आने वाले पानी का कारण क्या हो सकता है? देखिए, आंखों में पानी आने के दो मुख्य कारण होते हैं। या तो आंखों में पानी ज्यादा बन रहा है या निकलने की नलकी बंद है। तो अगर उस पेशेंट ने जिन्होंने प्रश्न किया है, अगर उनको कंटिन्यूसली लगातार एक ही आंख से पानी आ रहा है तो उन्हें एक बार डॉक्टर की जांच कराना चाहिए कि हो सकता है कि आंखों से जो नाक तक पानी ले जाने वाला रास्ता है वो उनका बंद है। तो वो एक सिरिंजिक करके टेस्ट होती है, उससे पता चल सकता है। जी बिल्कुल। वरना इन जनरल आंखों से पानी आने के बहुत सारे कारण होते हैं कि जैसे आंखों में कुछ चला जाए, आंखों में एलर्जी हो, संक्रमण हो, या फिर ड्राई आई की समस्या हो जो हम खुद क्रिएट करते हैं एक्सेसिव मेकअप करके, कंप्यूटर का इस्तेमाल करके, पोल्यूशन से, या फिर कोई शारीरिक बीमारी जैसे आर्थराइटिस की बीमारी है, थायराइड, डायबिटीज और फीमेल में हार्मोनल चेंजेस। एक सवाल था मेरे पास, जो कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं तो डिस्कशन ये चल रहा था कि नंबर का कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं तो समस्या नहीं आती है, लेकिन नॉर्मली फैशन के रूप में अगर कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं तो उससे समस्या पैदा होती है। ये मिथ है या इसमें आप कुछ थोड़ा प्रकाश डालिए इस मिथ पर भी? ये मिथ बोल सकती हूँ क्योंकि कॉन्टैक्ट लेंसेज एक फॉरेन बॉडी है जो आंख में लगाया जाता है। तो फर्क ये रहता है कि जो नंबर वाले कॉन्टैक्ट लेंसेज रहते हैं वो डॉक्टर से डॉक्टरी सलाह पे लिए जाते हैं और उनको एक तरीका सिखाया जाता है कि कैसे लगाना है, कैसे निकालना है, कितने घंटे लगाना है। जो फैशन के लिए आमतौर पर लगाते हैं वो या तो खुद ही ऑप्टिकल स्टोर से खरीद लेते हैं या फिर किसी ऑकेजन के लिए वो पार्लर, ब्यूटी पार्लर जाके लगवाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि वो फैशन वाले कॉन्टैक्ट लेंसेज आपस में शेयर भी होते हैं कि कल किसी और ने लगाया, आज आपने लगा दिया, प्रॉपरली क्लीन नहीं होते हैं। उनका एक प्रॉपर जो तरीका है रखने का सोल्यूशन में वो सही नहीं होता है। ये भी हो सकता है कि वो संक्रमण वाले लेंसेज हों क्योंकि वो कॉमन शेयरिंग हो रही है। तो इसीलिए चाहे वो सुंदरता के लिए 0 नंबर का लगाएं, चाहे वो नंबर वाला लगाएं, उसमें एक प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है कि क्लीन करके लगाएं, 6 घंटे से ज्यादा न लगाएं, आपस में शेयरिंग न करें और डॉक्टर की सलाह के बाद लगाएं। बहुत ही खूबसूरत जानकारी दे दी मैम आपने। एक और सवाल रख लेती हूँ, फिर आपसे अनुमति ले लूँगी। सवाल ये है कि जो बच्चे और बुजुर्ग दोनों की ही आंखों की देखभाल के लिए कुछ खास टिप्स दे दीजिए। बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि बच्चों की आंखों में अगर समस्या होगी तो बच्चे हमसे कंप्लेन नहीं करेंगे। और कई बार ऐसा होता है कि बच्चों की समस्या होने से वो पढ़ाई में भी पिछड़ जाते हैं आंखों की समस्या के कारण। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ इस तरीके की उनको प्रॉब्लम्स होती है जिसमें उनकी आंख
हमेशा के लिए कमजोर हो सकती है, क्योंकि ब्रेन और आंख के बीच में कांटेक्ट डेवलप नहीं हो पाता है। तो इसलिए बच्चों की आंखों की सुरक्षा अति आवश्यक है उनके सुनहरे भविष्य के लिए। खासतौर से बदलते मौसम में तो और ध्यान रखना चाहिए ना मैम। जी बिल्कुल, क्योंकि बच्चे बाहर खेलते रहते हैं, अनजाने में आंखों को छू लेते हैं, उनको चोट लग सकती है। तो हर बच्चे को जन्म के बाद 6 महीने में, फिर 2 साल पे, 3 साल पे और 5 साल पे लगातार जांच होना चाहिए, और उसके बाद ईयरली। जहाँ तक कूड़ों का सवाल है, क्योंकि बहुत सारी आंखों की समस्याएं हमारे बुजुर्गों में होती है, जैसे मोतिया बिंदु, कांच बिंदु, डायबिटिक रेटिनोपैथी, ये कुछ समस्याएं हैं जो बड़े लोगों में ही यानी आफ्टर 40 या 50 इयर्स के बाद देखी जाती है। तो उनकी ये जो समस्याएं हैं वो एज रिलेटेड होती है, जैसे एज रिलेटेड मैक्युलर डिजेनरेशन है। तो वही कारण है कि हमें हमारे बड़ों का भी स्पेशली ध्यान रखना है। अगर वो सही तरीके से देख नहीं पाएंगे तो उनकी गिरने की समस्याएं बढ़ जाती है, जैसे कैटरेक्ट में कई बार पेशेंट गिर सकते हैं, उनको चोट लग सकती है। इसलिए समय रहते उनकी बीमारियों की जानकारी लेना, उनकी आई टेस्ट कराना और सर्जरी कराना। बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा इस बात का। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू मैडम। बिल्कुल, आंखों की देखभाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, खासतौर से अगर स्त्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात रखूं। आप हर कोई चाहेगा ना कि तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। आपके पास वापस आ जाती हूँ। एक्टिंग का एक कलाकार के अंदर क्या होना चाहिए? ठहराव, अनुशासन, संघर्ष से जूझने की वो क्षमता, शक्ति, व्हाट? अब देखिए, जब अभिनय एक ऐसा क्षेत्र है, जैसे बाकी किसी भी अभिनय का क्षेत्र, इसके लिए अगर आपको जैसे अपना शहर छोड़ना होता है, अगर आपको उसको एक प्रॉपर प्रोफेशन के रूप में लेना है और आपको एक राष्ट्रीय स्तर पे काम करना है, तो हमें मुंबई तो जाना ही होता है। हाँ। तो एक तरह से संघर्ष यहाँ से शुरू हो जाता है, क्योंकि आपने अपना बचपन या जीवन जहाँ बिताया है, मैं ये उन कलाकारों की बात कर रहा हूँ जो पूरे देश से अलग अलग राज्यों से या शहरों से मुंबई जाते हैं, ये उन लोगों के लिए। तो वो लोगों का जो संघर्ष है वो एक हो जाता है, एक नए शहर में जाना, एक नए शहर में जाना, वहाँ सर्वाइव करना। तो वहाँ सर्वाइव करने का भी एक संघर्ष रहेगा। फिर उसके बाद अभिनय अपने आप में एक संघर्ष है। अपने उसमें काम पाना या अपने आप को स्थापित करना, वहाँ पे धीरे धीरे लोगों में एक पहचान बनाना और तरह तरह के प्रोजेक्ट्स वहाँ पे अचीव करना, उनको प्राप्त करना, वो भी एक संघर्ष है। फिर उस पूरे माहौल में अपने आप को स्ट्रांग रखना, ताकतवर रखना, वो भी एक मानसिक रूप से भी स्ट्रांग रखना, फिजिकली भी। आज आप देखती हैं एक्टर्स को फिजिकल फिटनेस के लिए कितना वो रहता है, जागरूकता रहती है, वो करना जरूरी है। मानसिक और शारीरिक दोनों ही रूप से, और कहें तो आर्थिक रूप से भी, हर तरह से वहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है। तो इसीलिए आप देखते हैं कि बहुत फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी ऐसे हादसे भी होते हैं, काफ़ी लोग वो हिम्मत छोड़ देते हैं और टूट जाते हैं, और फिर इस तरह की बहुत कहानियां, इस पे फिल्में भी बनी हैं, ये भी होता है। तो ये सब पार करने के बाद ये एक लड़ाई है। देखिए, वैसे ही है जैसे कोई एडवेंचर स्पोर्ट्स है या पर्वतारोहण है, आपको टॉप पे पहुंचना है और अलग अलग रास्तों से होके निकलना है। कभी आप गिरेंगे, कभी चोट लगेगी, कभी कुछ होगा, लेकिन लक्ष्य जो है वो चोटी है, वहां पहुंचना है। कुछ लोग वहां से गिर भी जाते हैं, होता है, लेकिन यही जीवन है। और सिर्फ उस अभिनय की ही बात नहीं है, आज हर एक क्षेत्र में बिल्कुल वही तो ना, जिंदगी एक संघर्ष है। जो उसको स्वीकार करता है वो निखर जाता है, और जो स्वीकार नहीं कर पाता वो शायद बिखर जाता है। कुछ ऐसा ही सूत्र है। सही कहा। और हर क्षेत्र के अलग अलग संघर्ष हैं आज जीवन में। मेरा भी संघर्ष है, देखिए, बीच में रोकना पड़ता है क्योंकि अतिथि जुड़ते चले जाते हैं, मुझे कमांड मिलती चली जाती है। आपका संघर्ष तो यहाँ आने तक ही कोहरे के बीच में संघर्ष करते हुए हम लोग आए। आर्ट ऑफ लाइफ है ना सर, तो इसको पार्ट ऑफ लाइफ बना लेते हैं। हमारे साथ आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ चुकी है डॉक्टर किरण ग्रोवर। किरण मैम जो है, अभी मैंने एक छोटा सा संकेत दिया ही था, नरेश सर की वाइफ है मैम, अर्जुन सर। तो किरण मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैम पहला सवाल मैं आज के विषय से इतर मतलब चूंकि आज हम इंट्रोवर्ट डे मना रहे हैं तो अंतर्मुखी जो बच्चे होते हैं उनसे कैसे डील किया जाए? क्या इस आर्ट ऑफ लिविंग में इस तरह के कुछ खास सुझाव मिल जाते हैं, कुछ ऐसी नीतियां मिल जाती हैं? एक्चुअली देखिए कहा जाता है आर्ट ऑफ लिविंग में कि अंतर्मुखी सदा सुखी। अच्छा। हाँ ऐसा कहा जाता है, और बहिर्मुखी सदा दुखी। तो जो अंतर्मुखी है वो अपने अंदर के इनर को अगर टैप कर ले, यानी हमारे अगर भीतर देखा जाए तो एक विशाल हम बहुत ही सोर्स ऑफ जॉय है, सोर्स ऑफ लव है, सोर्स ऑफ पीस है। तो जब हम ध्यान के थ्रू, सुदर्शन क्रिया के थ्रू जब हम अपने अंदर के वेल्थ को टैप करते हैं तब हम बाहर भी बहुत डायनेमिक रहते हैं। बिल्कुल। शायद आप जहाँ जिस प्रोफेशन में आप होते हैं ये चीज़ें वहाँ पर भी काम आती हैं। आप किस तरह से अपने आसपास के माहौल को पॉजिटिव बनाए रखती हैं? क्या टिप्स आप चलते फिरते ही दे देती हैं अपने आसपास के लोगों को? जी देखिए, मैं इस ऑर्गेनाइजेशन से 2006 से जुड़ी हूँ, आर्ट ऑफ लिविंग, जो परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी द्वारा संचालित है, और विश्व के 194 कंट्रीज में हम लोग हैं। तो एक सुदर्शन क्रिया करके एक ब्रीदिंग टेक्निक है, रिदमिक ब्रीदिंग टेक्निक है। कहते हैं ना जैसे प्रकृति में एक लय है, सुबह होती है शाम होती है, ऐसे हमारे श्वासों में भी एक लय है। तो जब हम लयबद्ध श्वासों को करते हैं तो हमारे भीतर से जो भी तनाव है वो सब निकल जाता है और हम वर्तमान क्षण में आ जाते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं। क्या उन शरीर के 7 चक्रों को साधना सुदर्शन चक्र के अंतर्गत आता है? बिल्कुल, वो भी इसमें पूरा चक्रों पे ही काम होता है, यानी हमारे हर चक्र एक्टिवेट होते हैं, जो 7 चक्र है। जब हम क्रिया करते हैं तब हम हर तरह की एनर्जी, जो विश्व की यूनिवर्स की एनर्जी, उसको टैप कर लेते हैं। बिल्कुल। तो मैम अगर मान लीजिए अब नया साल आ गया, नया संकल्प, और उस संकल्प को हम हासिल कर सकें, क्योंकि शुरुआत तो अच्छी हो जाती है लेकिन जैसे जैसे महीने दर महीने आगे बढ़ते चले जाते हैं तो वो संकल्प कहीं पीछे छूटता चला जाता है, तो वो टू डू लिस्ट में बना रहे, उसके लिए कुछ खास टिप्स आप दे दीजिए। देखिए, जब हम सुदर्शन क्रिया और ध्यान करते हैं तो हम वर्तमान क्षण में रहते हैं। तो जब हम वर्तमान क्षण में रहते हैं, हम पास्ट और फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते। तो जो हमने आज कमिटमेंट लिया है तो उसके प्रति हम प्रतिबद्ध रहते हैं और हर मोमेंट को सेलिब्रेट करते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि कुछ लोग कुछ फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन जो आर्ट ऑफ लिविंग किए होते हैं वो हर क्षण को उत्सव मनाते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रिया जी, यहाँ जो आपने कहा कि इंट्रोवर्ट, आपने एक बात कही थी, जो बच्चे इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, अंतर्मुखी हो जाते हैं, ये लोग, मैडम ने कहा कि सुखी, अंतर्मुखी सदा सुखी। बट ये लोग जैसे इंट्रोवर्ट का ये भी रहता है, ये बाहर दूसरे लोगों से बहुत ज्यादा इंटरैक्ट नहीं, घुलते मिलते नहीं है, अपने में ही चुप चुप शांत रहते हैं। तो ये भी एक चीज है कि जब ये दूसरे लोगों से बातचीत नहीं करते ज्यादा, और बहुत ज्यादा लोगों से इंटरेक्शन इनका नहीं हो पाता है, कॉन्फिडेंट नहीं रहते हैं इंट्रोवर्ट लोग, तो ये मैडम ने मैम से पूछ लेते हैं हम। वो मैंने समझ पाया। आपने सुना होगा अर्जुन सर ने कुछ बहुत खूबसूरत उसका पहलू बताया, क्या कहेंगे, आपके क्या विचार हैं इस पर? मैं इस पे ये कहना चाहती हूँ कि ये बिल्कुल सही बात है कि जो इंट्रोवर्ट अगर बहुत ज्यादा रहते हैं वो बाहर को नहीं करते, लेकिन जब वो ज्ञान में आते हैं, विजडम में आते हैं और अपनी अंदरूनी शक्तियों को पहचानते हैं और ये जीवन को एक सत्य जैसा देखते हैं कि यहाँ पे हर कोई अपनी अपनी जर्नी पर है, तो वो किसी से कंपैरिजन नहीं करते हैं, अपना ही द बेस्ट देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम जुड़ने के लिए। डॉक्टर किरण हमारे साथ जुड़ी हुई थी। वाकई जो बीत गया है उसकी क्या चिंता करना, जो आने वाला है उसके बारे में क्या सोचना, वर्तमान हमारा है तो उसी में जीते हैं। शायद एक छोटा सा फंडा है जिंदगी को थोड़ा सा आसान बनाने का। मैं इसी में इंट्रोवर्ट का आपने बोला, तो अभी हाल में ही मैं न्यू ईयर के लिए सेलिब्रेशन के लिए एक जगह गया था, तो वहाँ एक परिवार आया हुआ था। अब उनके पुत्र का, वो पुत्र भी वहीं था, उस पुत्र का ये उन्होंने सिविल सर्विसेज के एग्जाम दिए थे जो कि उसने पूरे क्लियर कर लिए थे, अब केवल इंटरव्यू बाकी था। ठीक है। उनकी माता जी ने मुझे वहां देखा, और मैं वैसे जनरली बहुत एक मेरा नेचर रहता है बहुत इंटरैक्टिव, और एक शायद उनको मेरी पर्सनैलिटी में एक कॉन्फिडेंस वगैरह दिखाई दिया। तो काफी देर तक वो शायद मुझे वहां देखती रही उस माहौल में, और फिर वो अपने बेटे को मेरे पास लेके आई कि सर ऐसा ऐसा है, मैं आपको नोटिस कर रही थी और आपका एक कॉन्फिडेंस मैंने देखा, और आप जिस तरह से हम लोगों से भी आपने बातचीत की, और ये मेरा बेटा है, ये बहुत इंट्रोवर्ट है, इसका सब क्लियर हो गया है थ्योरी में,
लेकिन अब इसका इंटरव्यू है इसलिए मैं बहुत परेशान हूं कि आपने ये कुछ- किस तरह से, और मैं आप टिप्स दीजिए इसको। आपने टिप्स दिए होंगे मैंने ना, अपने हिसाब मैं से- उसको अच्छे से सुनना चाह रही हूँ क्योंकि मैं अपने लिए भी सुनूंगी। लेकिन एक कॉलर जुड़ चुके जी, हैं, जी। डॉक्टर प्रदीप साहू हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं। उनका सवाल क्या है, सवाल किससे करने वाले हैं, मैं सीधे प्रदीप जी से ही जान लेती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है प्रदीप जी और हैप्पी न्यू ईयर। भैया मैं प्रदीप बोल रहा हूँ। Yes, सबसे sir. पहले आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी सर, बताइएगा। मैं आर्टिस्ट महोदय से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जी जी। एक रंगमंच का कलाकार और एक सिनेमा का कलाकार, बॉलीवुड, सो कॉल्ड बॉलीवुड, आज का सिनेमा का कलाकार, ठीक है। दोनों में समाज के लिए कौन ज्यादा यूजफुल होता है? दोनों की पर्सनालिटी में क्या फर्क होता है? यदि जीवन सिखाने की बात की जाए, वास्तविक जीवन सिखाने की, तो कौन ज्यादा बेहतर साबित होगा? मेरा प्रश्न आपसे है। दूसरा डॉक्टर साहब से प्रश्न है। डॉक्टर साहब गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि दो तरह के बच्चे होते हैं। एक बच्चा होता है पूर्णतः स्वस्थ पैदा होता है, तो पूर्णतः स्वस्थ बच्चे की परिभाषा क्या है? और एक बच्चा होता है थोड़ा सा अस्वस्थ टाइप का होता है, प्रेगनेंसी के समय उसका ध्यान नहीं रखा गया माँ का, तो वो पूरी तरह से स्वस्थ नहीं होता। दोनों बच्चों में किस बच्चे की ठंड के समय देखभाल की ज्यादा जरूरत होगी और क्या फर्क होगा? बताइए बिल्कुल, प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया। कितना स्मार्टली क्वेश्चन किया उन्होंने आप दोनों से। तो मुझे लगता है शुरुआत आपसे करती हूँ। हाँ, आपने कहा कि रंगमंच और फिल्म कलाकार ये दोनों किस तरह से ज़्यादा, देखिए दोनों का ही अपना अपना एक योगदान है समाज के लिए। एक रंगमंच का कलाकार जो होता है वो डायरेक्टली, क्योंकि एक बेसिक बुनियादी फर्क होता है कि रंगमंच में कलाकार जो है दर्शकों के सामने वहीं पे परफॉर्म करता है। और बहुत सारे ऐसे नाटक आजकल जन चेतना वाले और सामाजिक नाटक आजकल बनते हैं जो कि दर्शक सीधे वहां से कनेक्ट करता है एक रंगमंच के कलाकार से। तो ये बात एक बुनियादी फर्क है। आपने जो सवाल किया कि एक रंगमंच कलाकार, एक थिएटर एक्टर जो होता है वो पब्लिक के साथ डायरेक्ट उसका कांटेक्ट रहता है, इंटरेक्शन होता है, पब्लिक डायरेक्ट उससे कनेक्ट करती है किसी भी प्रोजेक्ट में। फिल्म कलाकार क्या होता है, पर्दे पे होते हैं, वो रियल वहां पे नहीं होते, वो एक्टिंग कर चुके होते हैं, वो अपना परफॉर्मेंस दे चुके होते हैं, कहानी बन चुकी होती है, शूटिंग हो चुकी होती है, एडिटिंग हो चुकी होती है, उसके बाद वो प्रोजेक्ट पूरे भारत के सामने आता है और तब लोग उसे देखते हैं। तो ये दो फर्क होता है कि सामने देखना और पर्दे पे देखना दो अलग अलग चीजें होती हैं। तो दोनों ही अपने अपने माध्यम से, एक सीधे माध्यम से और एक पर्दे के माध्यम से, स्क्रीन के माध्यम से, दोनों ही अपने तरीके से अपना योगदान देते हैं समाज के लिए। बिल्कुल, हाँ, दोनों ही अपनी अपनी जगह अलग हैं, जी। पर गलत नहीं है, या ये कहें प्रभावशील नहीं है, ये बात नहीं कहा जा सकता। जी। आप उस सवाल का भी जवाब मुझे दे दीजिए, वो जो टिप्स आप दे रहे थे। हाँ, वो देखिए उसमें क्या है कि कॉन्फिडेंस जो है, मुझे भी लगा कि वो बच्चा बहुत चुप है और शांत है, वो कुछ ज्यादा इंटरेक्ट नहीं कर रहा है। तो फिर मैंने उसको साथ में बिठाया और उससे बातचीत की कि किस तरह से 1 to 1 कैसे बातचीत करनी है। आपका इंटरव्यू है तो किस तरह से आप उनका जवाब दोगे, कॉन्फिडेंटली दोगे। बॉडी लैंग्वेज है, पोस्चर है, किस तरह से आप बैठ रहे हो, किस तरह से आप चल रहे हो, उसको वॉकिंग स्टाइल भी हमने बताई। किस तरह से आपको वॉइस अपनी खोलनी है, ठीक है। आवाज आपकी, उसमें भी एक वो रहना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए जब आप बोल रहे हो, क्योंकि ये भी एक मीडियम है, यही एक मीडियम है। एक तो आप दिख रहे हो, दूसरा आप बोल रहे हो, बिल्कुल दो सही, चीजें हैं। दोनों चीजें। तो आप कम्युनिकेट, आपकी जो चीज है आप जो पहुंचा रहे हो वो इसी के थ्रू है। बिल्कुल तो वो आपको अपनी स्पीच, तो उसमें थोड़ा स्पीच का भी वो था, तो किस तरह से स्पीच आप बेटर कर सकते हो और बोल सकते हो, हाँ, और किस ये तरह से अपनी बात को सामने रख आई सकते हो, कांटेक्ट रखकर Eye अपनी contact। बात को कहना हाँ। बहुत तो इम्पोर्टेंट। बॉडी लैंग्वेज है, हाँ। स्पीच है, आंखों का भी खेल होता है, तो हर तरह से नॉलेज तो है ही। तो ये सारी चीजों का मिश्रण जो है आपके व्यक्तित्व में उभर के आता है। जी। बिल्कुल बिल्कुल, ध्यान रखिएगा ये जो बात इन्होंने कही साक्षात्कार के वक्त खास तौर से। सर, वो सवाल का आधा हिस्सा आपके पास बचा है। देखिए, इसमें बच्चा स्वस्थ हो या अस्वस्थ हो, इसमें पेरेंट्स का बहुत रोल रहता है। किस तरह प्रेगनेंसी में किस तरह की प्रॉपर दवाइयाँ, प्रॉपर मतलब ट्रीटमेंट लिया गया हो, उस पर काफ़ी डिपेंड करता है। स्ट्रेस लेवल भी काफ़ी उसमें रोल रहता है।
मदर किस माहौल में मतलब प्रेगनेंसी में रही हैं। तो उसके बाद जब बच्चा स्वस्थ है अस्वस्थ रहता है, अस्वस्थ तो तभी कहेंगे जब बच्चा प्रीमेच्योर रहता है, थोड़ा कम टाइम का रहता है, या बच्चा देर से रोया या कोई और कारण से बच्चे के गले में नाड़ भी लग जाती है, तो उससे भी बच्चे की सांस तेज चलती है। उसके बाद पैदा होने के बाद बच्चे को मशीन पे रखा या किसी कारणों से जो भी ट्रीटमेंट दिया गया, NICU में रखते हैं न्यूनेटल केयर में, तो उसमें कितने दिन रखा और क्या उसके दौरान दिमाग पे असर तो नहीं किया या कोई और मेनिंजाइटिस या कोई और मतलब उस पर असर तो नहीं करा, उस पर डिपेंड भी करता है कि आगे ग्रोथ कैसी होगी बच्चे की। और स्वस्थ बच्चा तो उसे मानते हैं जैसे नॉर्मली जो एवरेज वेट रहता है 2.5 किलो के ऊपर रहता है उसको स्वस्थ मानते हैं, और अच्छे से पैदा अच्छे से रोया, बिना किसी के उसको NICU में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और उसको स्वस्थ मतलब शुरू से ही अच्छे से दूध पीना शुरुआत कर दिया उसने, माँ का दूध पीता रहा। और जो दूसरा बच्चा स्वस्थ, और दोनों में कंपेयर किया जाए तो स्वस्थ और अपन ये ना देखते हुए कि माहौल दोनों को ही अच्छा मिलना चाहिए, गर्मी और सर्दी के हिसाब से, और सफाई पे ध्यान देना चाहिए दोनों का, और उसके अलावा वैक्सीनेशन प्रॉपर करना चाहिए। वैक्सीनेशन बहुत अच्छे आ गए हैं जो आगे चल के ग्रोथ में भी काफ़ी सहायक रहते हैं। प्रॉपर टाइम पे वैक्सीनेशन होना चाहिए, और सफाई पे बहुत ध्यान देना चाहिए। ज़रा सा भी लक्षण दिखे कोई भी प्रॉब्लम तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाके उसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए। बिल्कुल सर। समय ऑलमोस्ट समाप्ति की कगार पर हम पहुंच चुके हैं। एक खूबसूरत सा गाना, एक देशभक्ति से प्रेरित है गाना। होठों पे सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। क्या बात है। मेहमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, मेहमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, ज़्यादा की नहीं लालच हमको थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है। बच्चों के लिए जो धरती माँ सदियों से सभी कुछ सहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। भारत माता की जय। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। सर आपसे भी एक कौन सा रोल की ख्वाहिश है, इसके साथ एक खूबसूरत सा अभी पिछले साल देखिए हमारा बड़ा अच्छा रहा। अभी नया साल आ गया है। पिछले साल हमारी कुछ ऐसी जो फिल्में आई, गदर 2 जिसने देश को हिला दिया, तूफान मचा दिया, और एक नया जोश ले आया, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री थोड़ा एक खराब दौर से गुजर रही थी। गदर 2 ने उस माहौल को बिल्कुल चेंज कर दिया। फिर से फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा रहा वो। और इसके बाद वैक्सीन वॉर आई जो देश के लिए फिल्म थी। रॉकेट बॉयज 2 भी हमारी एक जो सीरीज आई वो भी देश के लिए थी, और वो न्यूक्लियर टेस्ट के ऊपर थी, और अब्दुल कलाम उनके ऊपर ये पूरी सीरीज थी। अब इस बार अभी रोहित शेट्टी सर की एक और बहुत बड़ी फिल्म, अभी मैं उसको खुलासा नहीं कर सकता, लेकिन बहुत बड़ी फिल्म अभी 2024 की वो सबसे बड़ी फिल्म होगी। क्या बात है। वो आपका ख्वाहिश वाला रोल मैं मानूं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो क्योंकि वो सबसे बड़े डायरेक्टर जो बॉलीवुड के सबसे बड़े डायरेक्टर हैं, उनके साथ वो फिर से वो मुझे रिपीट कर रहे हैं, और उनके साथ काम करने में बहुत मैं उत्साहित हूँ। और क्या बात है, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा 2024 का। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको भी सर, आपको भी। वाकई ना समय का पता नहीं चलता अपनों के साथ, लेकिन अपनों का पता चल जाता है समय के साथ। फैमिली इज फैमिली, याद रखिए। परिवार दिवस हम मना रहे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अर्जुन द्विवेदी सर हमारे साथ जुड़े हुए थे, डॉक्टर नरेश ग्रोवर जी, और इसी के साथ नव वर्ष आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मुझे यहीं दीजिए इजाजत। नमस्कार।